हरियाणा में इससे पहले कि कांग्रेस का घर बसता, उससे पहले ही घर उजड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर हरियाणा के संदर्भ में आपसी कलह, हुड्डा कैंप वर्सेस शैलजा कैंप, ये सारी बातें तो हो ही रही हैं। किस राजनीतिक विश्लेषक ने क्या ज़्यादा पढ़ा दिया कांग्रेस पार्टी को, उसकी तो बात हो ही रही है। ईवीएम तक चर्चा में आ गई है। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस के अंदर की गलतियों की बात हो रही है, वहीं ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में भी अब बात करने का एक मौका मिल गया है लोगों को। और अगर आप खुद लड़ करके मुकम्मल नहीं हो पाएंगे तो फिर किस किस का मुंह बंद करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं द रेड माइक। यह विश्लेषण है कि कांग्रेस पार्टी कैसे अब इंडिया गठबंधन में 2024 की लोकसभा की जीत के बावजूद अपने आप को अब बौना पा रही है। 4 ही महीने में सुपर कॉन्फिडेंस आते आते, पार्टी ऑन द राइज का विश्लेषण होते होते, बीजेपी पार्टी ऑन द डिक्लाइन का विश्लेषण होते होते ऐसा कैसे हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के एक के बाद एक घटक दलों को अब मौका मिल गया है अपनी बात रखने का और कांग्रेस को लताड़ने का। कुछ सीधे तौर पर कर रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं, लेकिन तंज और ताना हर कोई कस रहा है। आइए इस यात्रा पर चलते हैं जिसमें एक हरियाणा की हार ने, या फिर यूं कहें हारियाणा ने, किस तरीके से कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में बौना कर दिया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था और इस गठबंधन ने कमाल कर दिया। कहा यह जाता है कि कमाल ज्यादा समाजवादी पार्टी ने किया, पर कांग्रेस पार्टी क्योंकि साथ में जुड़ी हुई थी, उसकी वजह से, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हुए यह गठबंधन दिखा। उत्तर प्रदेश में सरप्राइजिंग नतीजे आए जिसमें समाजवादी पार्टी के लिए एक बम्पर सफलता हाथ लगी, बीजेपी को नुकसान भी हुआ। विश्लेषण यह भी है कि बीजेपी में अंदर ही, उत्तर प्रदेश में ही योगी बनाम मोदी की कलह इतनी थी, आरएसएस साथ में नहीं था, इस वजह से एक एडवांटेज मिल गया। लेकिन जीत जीत होती है। हरियाणा में जैसे ही हार हुई, वही अखिलेश यादव जो पहले जिन पर ताना कसा गया, जिनको यह कहा गया कि इनको हम मध्य प्रदेश में एंट्री क्यों दें, इनका क्या वजूद, उसके बाद फिर 2024 के नतीजे आए लोकसभा के, और फिर हरियाणा में अखिलेश यादव जब अपना हाथ आजमाना चाहते थे, फिर उसी कांग्रेस पार्टी ने यह बोला कि नहीं भाई, इनकी जरूरत नहीं है, वो गठबंधन नहीं हो पाया। होता तो शायद साउथ हरियाणा में, जहां पर यादव बेल्ट जिसे कहा जाता है, वहां पर हो सकता है कुछ प्रभाव अखिलेश यादव डाल सकते थे। अब इस बात की टीस शायद अखिलेश अपने सीने में रखे हुए थे कि जैसे ही हरियाणा के नतीजे आए, कांग्रेस के खिलाफ आए, तुरंत जो 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उसमें कोई भी ढील ना बरतते हुए, और अब तक बात चल ही रही थी कांग्रेस से, अखिलेश यादव ने करहल, सीसामाऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी और माजवा, इन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। यानी कि कांग्रेस से जो उनका अलायंस होना था, उस अलायंस को दरकिनार करते हुए, वो बातचीत को दरकिनार करते हुए उन्होंने 10 में से 6 की घोषणा तो कर दी है। बाकी 4 पर अब चर्चा हो तो हो। आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। सर, हरियाणा इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? हरियाणा कश्मीर में अब उस पर चर्चा अभी न की जाए तो ठीक है, लेकिन जब कभी मौका दूसरी बार मिलेगा तो मुलाकात में हम लोग चर्चा करेंगे। मलकीपुर विधानसभा पे क्या मानते हैं इस बार जीत दर्ज होगी? देखिए, आज केवल 2 बातें मैंने कही है, उसी पर बिल्कुल बात रखी। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को यह बात रास नहीं आई। उनको यह लगा, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, यू आर किकिंग अस व्हेन वी आर डाउन। आइए सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने इसको किस तरीके से लिया। मुझे अभी बताया किसी ने कि समाजवादी पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसकी जानकारी ना ही इंडिया गठबंधन के ना ही इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति होती है, इसकी एक प्रक्रिया है और इसके चलते हुए उसमें चर्चा विमर्श होता है और एक बेहतर समन्वय के साथ में निर्णय लिया जाता है। दुर्भाग्यवश अभी जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं
तो इसका जवाब मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि इस प्रक्रिया के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। ये प्रयत्न इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश के ना ही सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता लेकिन बड़ी उम्मीद के साथ में सभी 36 कौम के लोग इस इंडिया गठबंधन की ओर देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बातचीत के माध्यम से जो भी निर्णय पार्टी का नेतृत्व इस विषय में लेगा उसे हम ससम्मान स्वीकार करेंगे और इस उपचुनाव में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें इस चीज़ को आश्वस्त करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हम हराएं। अब आपने बयान सुन लिया कांग्रेस का, आपने बयान सुन लिया समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी की आपने मंशा भी देख ली। सीधी सी बात है, मिल्कीपुर जैसे कि अयोध्या क्षेत्र में आता है, अयोध्या जिले में आता है, तो ये एक नाक का सवाल है अखिलेश यादव के लिए, ये एक नाक का सवाल है बीजेपी के लिए भी। तो एड़ी चोटी का जोर जब लगेगा तो ऐसे में गठबंधन में और गठबंधन धर्म को शायद थोड़ा दरकिनार रख के अखिलेश यादव अब अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। ये तो सबसे बड़े गठबंधन और सबसे बड़े प्रदेश की बात हो गई। ये सिर्फ एक ही प्रदेश की बात नहीं है। जब कांग्रेस जिस इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, उस इंडिया गठबंधन के और घटक दल एक के बाद एक कांग्रेस को नसीहत, ताना, तंज सारी चीजें कस रहे हैं। आइए अगले राज्य के बारे में बात करते हैं और वो है बंगाल। आप जानते हैं 2026 में बंगाल में चुनाव होने हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन ना तो पिछली बार हुआ था ना इस लोकसभा चुनाव में हुआ था। कांग्रेस का गठबंधन लेफ्ट के साथ हुआ था, लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा अपने आप को ममता बनर्जी मानती हैं। एक दूत भी अपनी पार्टी से वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स में भेजती हैं और ऐसे में हरियाणा की हार के बाद, जैसे कि कई बार पहले भी टीएमसी ये ताना कस चुकी है कांग्रेस पार्टी को, वो ताना दोबारा कसा गया। इस बार तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने एक ट्वीट करके बोला, वो कहते हैं, एरोगेंस, एंटाइटलमेंट एंड लुकिंग डाउन ऑन रीजनल पार्टीज आर अ रेसिपी फॉर डिजास्टर लर्न। यानी कि अहंकार, अपने आप को ये समझना कि आप बपौती है, कोई भी चीज आपकी वो आपको मिलना ही मिलना है, और ये सारी चीजें, और दूसरों को, रीजनल छोटे दलों को नीची या हे दृष्टि से देखना, ये एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है। सीखिए, अभी भी सीखिए। ये तुरंत नसीहत तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दे दी गई है। अब ये नसीहत कितने आगे तक जाएगी, क्योंकि गठबंधन तो कभी था नहीं तृणमूल कांग्रेस से, लेकिन जब संसद का सत्र होगा, जब बात एक साथ दिखने की होगी, ऐसे में अगर घटक दल कांग्रेस को या कांग्रेस के साथ नहीं दिखेंगे तो मामला जरा गड़बड़ा जाता है। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब आएगा वो देखते बनेगा। तो ये हो गया दूसरा राज्य और दूसरा रीजनल पार्टी जिसने साफ साफ तौर पर कांग्रेस को नसीहत दे डाली हार के एक दिन बाद ही। आइए अब अगले राज्य के बारे में बात करते हैं, और ये दो वो राज्य हैं जहां पर अब अगला चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। और हरियाणा के बाद यहां पर जो घटक दल हैं उनको भी अब एक जरूरत महसूस हो रही है कि वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत दें कि सुनो, ज्यादा उड़ो मत। सबसे पहले राज्य झारखंड। आप जानते हैं झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हैं। यहां पर अपनी सत्ता बचाने का प्रयास जेएमएम और कांग्रेस दोनों मिल करके कर रहे हैं। बीजेपी को यहां से बहुत उम्मीदें हैं। बीजेपी यहां पर चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हेमंत बिस्वा शर्मा, पूरी फौज उतारे हुए है। कुछ ही महीने में या कुछ ही दिनों में यहां पर चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी और चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा और चुनाव हो भी जाएगा। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जब कांग्रेस के साथ और एकजुट होकर के दिखने की एक वजह बन रही थी, जब दिल्ली में हेमंत सोरेन जेल में थे झारखंड में, और दिल्ली में एक रामलीला मैदान में रैली हुई थी जिसमें कल्पना सोरेन दिखी थी, कांग्रेस पार्टी वहां पर उस समय साथ था। क्या हुआ कि 4-5 महीने में ही तस्वीर इस तरीके से बदल गई कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को हरियाणा के बाद ये जरूरत महसूस हो रही है कि वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत दे और ये बताए कि आप अपने हाई पेडेस्टल से नीचे उतरें। ये उनके एक बड़े नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने बोला है, कम डाउन फ्रॉम योर हाई पेडेस्टल, यानी कि आप जहां बैठे हुए हैं ऊपर, मंचासीन हैं, पीठासीन अपने आप को समझ रहे हैं, वहां से जरा नीचे आइए। आप हम लोगों में से सबसे अव्वल या सबसे ऊपर नहीं हैं। और
उन्होंने साथ साथ ये भी बोल डाला कि बिल्कुल वही गलतियां कांग्रेस दोहरा रही है, दोहरा चुकी है हरियाणा में, जो उसने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किया। आप याद कीजिए, इन दोनों राज्यों में छोटे दल या घटक दल या और राज्यों से जो लोग उम्मीद बांध के लाए थे, उनको कांग्रेस ने अकोमोडेट नहीं किया। उनको ये लगा कि ये सीधा मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में और वो ऐसे ही लड़ करके इसको जीतेंगे। हरियाणा में भी कुछ इसी तरीके से हुआ। आगे उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा ऐसा दल था जिसके साथ गठबंधन होते होते नहीं हुआ। एक तो अखिलेश यादव थे, दूसरा कौन सा दल था जिससे बड़ा नुकसान हुआ, वो आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी नसीहत दे डाली। अगला राज्य है महाराष्ट्र, और यहां पर आप जानते हैं कि शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार, जो दोनों खंडित पार्टियां हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी चुनाव लड़ने जा रही है। इनका परफॉर्मेंस 2024 लोकसभा में अच्छा रहा, उससे इनको उम्मीदें भी जगी हैं। लेकिन हरियाणा हो जाने के बाद, यानी कि हरियाणा हार जाने के बाद, क्या अब यह जरूरत महसूस हो रही है एनसीपी, शरद पवार को और खास तौर से शिवसेना, यूबीटी को, कि वो याद दिलाएं कांग्रेस पार्टी को कि आप यहां पर अपनी मनमानी नहीं चलाएंगे। हो सकता है कि अब आप महाराष्ट्र की गणित में अपने आप को बौना भी पाएं। शिवसेना, यूबीटी का जो अखबार है सामना, उसमें एक लेख छपा है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी को और दलों की इज्जत करनी चाहिए। मैं दोहरा रहा हूं, आज अखबारों में जो छपा है, इंडिया ब्लॉक वन इन जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज कांग्रेस फॉट द इलेक्शंस इन एन अलायंस। यानी कि इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में इसलिए जीता क्योंकि वहां गठबंधन में जीत हुई, वहां गठबंधन में कांग्रेस पार्टी थी, इस वजह से वहां पर जीत गए। हरियाणा, दे वेंट सोलो, हरियाणा में वो अकेले गए एंड दे इग्नोर्ड और अलायंस पार्टनर्स, और उन्होंने जितने भी घटक दल हैं उनको नजरअंदाज किया। इट फेस डिफीट डिस्पाइट पीपल बीइंग अपसेट विद द बीजेपी। उसको हार का सामना करना पड़ा बावजूद इसके कि लोग बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज थे। कांग्रेस हैज द आर्ट टू लूज बैटल्स दैट कुड बी इजीली वन। कांग्रेस को यह कला में महारत हासिल है कि जो जंग वो जीत सकते हैं, वो जंग वो हार करके चले आते हैं। बहुत तीखी टिप्पणी है शिवसेना, यूबीटी की तरफ से। संजय राउत का बयान भी है, आइए सुनते हैं। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। तो आपने ये बयान सुना संजय राउत का, जिसमें वो खास तौर से और बिल्कुल क्लियरली, स्पष्ट रूप से ये सारी बातें बता रहे हैं। नसीहत अब हर कोई दे रहा है, क्योंकि जब आप हार जाते हैं और आप बहुत ज्यादा बार्गेन करके नहीं जीत पाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी सताया हुआ होगा वो धीरे से दो चार शब्द चिपका देगा। बिल्कुल वही चिपकन, यही चीज अब घटक दल चस्पा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि आप अपने दम पर जीत नहीं पाते हैं। हालांकि नाना पटोले, जो कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं महाराष्ट्र में, उनकी तरफ से भी शिवसेना को एक काउंटर नसीहत आई कि देखिए, हरियाणा की परिस्थितियां अलग थीं, महाराष्ट्र अलग है। हरियाणा में हम हमेशा अलग लड़ते थे, यहां पर हम हमेशा गठबंधन के साथ लड़े हैं, तो कृपया इन दोनों परिस्थितियों को, उनकी तुलना मत करते हुए दिखें। ये ठीक नहीं है, चुनाव से पहले ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। 100 बात की एक बात यह है कि दो अगले राजनीतिक अखाड़ों में जब इस तरीके की बात होने लगेगी, जहां पर बीजेपी अपनी जीत को लेकर के देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट को ऊपर दिखाएगी, जहां बीजेपी झारखंड में अपने आप को एक बुलंद विकल्प की तरह प्रस्तुत करेगी, ऐसे में कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही राज्यों में अपने आप को घटक दलों के बीच में क्या वाकई बौना पाएगी? क्योंकि ये कोशिश अब घटक दलों की तरफ से होनी शुरू हुई है। अब अगर बात कर लें, और दो और राज्य बचे हैं, अब बात कर लें जम्मू कश्मीर की, जहां पर अभी हाल फिलहाल चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी एनसी के साथ मिलकर के चुनाव जीत गई, और चुनाव जीतने के बाद भी ऐसे लगता है कि नसीहत देने में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे नहीं हट रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया जिसमें वो कहते हैं, द बीजेपी फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर द थर्ड टाइम इन हरियाणा। बीजेपी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना ली। द कांग्रेस विल नीड टू हैव अ डीप डेलिब्रेशन ऑन दिस। अब कांग्रेस पार्टी को गहन मंथन करने की जरूरत है
बट दैट इज नॉट माई वर्क, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मंथन उनको करना होगा। यहां पर अक्सर लोग कांग्रेस पार्टी को ये बोलते हुए दिखते हैं और ये चुनावी नतीजे भी आपको बताते हैं कि जहां जहां कांग्रेस एक रीजनल, एक क्षेत्रीय घटक दल के साथ लड़ी है, वहां पर वो गठबंधन ने अच्छा काम किया है, यानी कि वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह अच्छा काम करते हैं। लेकिन लोकसभा की अगर बात कर लें तो करीब 200 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला होता है। इन सीधे मुकाबलों में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, यानी कि जहां जहां कांग्रेस को सीधे सीधे लड़ना होता है वहां वो बीजेपी को पराजित उस तरीके से नहीं कर पाती जिस तरीके से वो गठबंधन के दम पर कर पाती है। इसी वजह से अब गठबंधन में जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको ये जरूरत महसूस हो रही है कि एक बार फिर कांग्रेस को याद दिलाएं कि आप 99 पर कहीं ज्यादा तो नहीं इतरा गए, लोकसभा में 99 आने पर कहीं आप ज्यादा तो नहीं इतरा गए, और उसकी वजह से आप ओवर कॉन्फिडेंस में हरियाणा हार गए। अब आते हैं आखिरी राज्य पर, और वो हरियाणा की ही बात है, और उसका असर दिल्ली, जहां पर और चुनाव होने वाला है, उस पर कैसे पड़ेगा। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात जोर शोर से चल रही थी। केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है वो चाहती भी थी कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाए, लेकिन हुड्डा की ऐसे चली कि हुड्डा ने गठबंधन होने नहीं दिया। आप ये कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन आपने नेशनल लेवल के चलते एक गठबंधन कर लिया था हरियाणा में, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये अभी आने वाले स्टेट असेंबली इलेक्शंस में ये गठबंधन हो। नहीं, स्पष्ट है, ये हमने तभी कह दिया था कि आम आदमी पार्टी के साथ स्टेट में गठबंधन 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस सक्षम है हरियाणा के अंदर। आज के दिन कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में एक जबरदस्त समर्थन की एक लहर हरियाणा के अंदर चल रही है। हम हर सीट पे स्वयं सक्षम हैं और कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन का आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन भी फ्लेक्सिबल था, हर प्रदेश में उन परिस्थितियों को देख के किया गया था। आपने पंजाब में देखा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव अलग अलग लड़ा। तो मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ के, क्योंकि हमारी राजधानी है, वो सीट कांग्रेस को दे रही थी ये गठबंधन के मामले में, तो कांग्रेस ने चंडीगढ़ ली, दिल्ली के अंदर 3 सीट ली, हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ घिरा हुआ है। तो हमारी जो है, मैं समझता हूँ परिस्थितियों को देखते हुए हमने एक सीट हरियाणा के अंदर देने की बात जो है कांग्रेस पार्टी ने उसकी स्वीकृति थी। लेकिन अब विधानसभा में हमें कोई किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, इसी से जुड़ा आवश्यकता है और ना वो गठबंधन कोई होगा, नहीं स्पष्ट पकड़ना, बहुत क्लियर 100%। चलिए, नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और करीब 1 से 1.5% वोट वो भी खींच गए। अब फर्ज कीजिए ये वोट कांग्रेस पार्टी के साथ होते, फर्ज कीजिए कि अखिलेश यादव साथ में लड़ते और साउथ हरियाणा, जो कि अहिरवाल बेल्ट जिसे कहा जाता है, यहां यादव बहुल इलाका है, वहां पर वो कुछ वोट खींचने में मदद करते, तो क्या परिस्थिति आज हरियाणा में अलग होती। ऐसे में अब क्योंकि ये सब नहीं हुआ और कांग्रेस ने ये नहीं होने दिया, ना आम आदमी पार्टी का गठबंधन ना अखिलेश यादव का गठबंधन, तो अब आम आदमी पार्टी ने भी पलट के बोल दिया है कि अब जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो हम लोकसभा की तरह कोई करार नहीं करेंगे, आप अपना लड़िएगा, हम अपना लड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए एकदम स्थिति साफ कर दी है कि ये चुनाव पूरी तरीके से दिल्ली का वो लड़ने वाले हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ नहीं, अलग अलग लड़ाई करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और बीजेपी से भी लड़ना है। तो जब इस तरीके की परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस ने जो किया हरियाणा में, जो रणनीति थी, वो सही थी या नहीं थी, और घटक दलों को क्या बहुत जल्दी नाराज कर बैठती है। ये अक्सर आरोप बीजेपी के संदर्भ में लगता है कि बीजेपी अपने घटक दलों को बौना कर देती है या खत्म ही कर देती है, लेकिन यहां पर कोशिश, शायद आरोप जो लगता है घटक दल से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की तरफ, वो ये लग रहा है कि आप हमें बौना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल से हो ये रहा है कि जब जब कांग्रेस ने घटक दलों का सहारा नहीं लिया है, वो खुद बौनी होती चली जा रही है। इस प्रस्तुति में आपको जो तथ्य हमने प्रस्तुत किए वो कैसे लगे, ये प्रस्तुति कैसी लगी, हमको प्लीज बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।